अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एमडी कैट पास्ट पेपर डिस्कशन सीरीज़ के अंदर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूएचएस पास्ट पेपर 2012 को। एमसीक्यूज़ नंबर है 164। द एंजाइम एडिनोसिन डी अमाइनेज इज़ मिसिंग इन पर्सन सफरिंग फ्राम। तो एडिनोसिन डी अमाइनेज या जिसको एडीए एंजाइम भी कहते हैं हम लोग, तो ये कौन से पर्सनस में मिसिंग होता है। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं कि प्रीवियस पेपर जो 2011 का था उसमें भी ऐसा ही एमसीक्यूज़ पूछा गया था, लेकिन उसके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट और स्टेटमेंट डिफरेंट थी, लेकिन जो एमसीक्यूज़ था वो यहीं से लिंक कर रहा था। तो 3 तरह की बेसिक डिजीज़ आप लोगों के पास हैं, सिस्टिक फिब्रोसिस, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया और उसके बाद स्किड जिसको आप लोग कहते हैं या सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एडीए एंजाइम की डेफिशिएंसी बेसिकली होती है स्किड डिजीज़ के अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसके अंदर एडीए एंजाइम ना होने की वजह से जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो प्रॉपर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते, और क्या होता है बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाता है, फ्लॉप हो जाता है, और बहुत सारी डिजीज़ एट ए टाइम क्या कर देती हैं, अटैक कर देती हैं उस पर्सन को। ज़ाहिर है जिस पर्सन के अंदर इम्यून सिस्टम वीक हो चुका हो वहाँ पे डिजीज़ का अटैक क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो है चार्ली ऑप्शन, स्किड डिजीज़। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 165, व्हाट इज़ द निच ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के अंदर हम लोग कहते हैं कि जो रोल प्ले कर रही है कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग कहते हैं उसका क्या है, निच। तो ये इन शॉर्ट हम लोग डिफाइन करते हैं निच को। तो रोल प्लेड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम इज नोन एज निच। द डिस्टिंक्ट लेवल्स आर लिंक्स ऑफ फूड चेन आर कॉल्ड। डिस्टिंक्ट लेवल आर लिंक ऑफ फूड चेन। तो यहाँ से आप लोग बहुत सारी चीज़ों को स्टेटमेंट से ही जज कर सकते हैं। जब लिंक्स ऑफ फूड चेन का कहा तो ये सिंपली क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है फूड वेब को। तो फूड चेन की अगर बात करना चाहे तो फूड चेन की बात कुछ यूँ की जाएगी, सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। लेकिन यहाँ पे क्या लिंक्स ऑफ फूड चेन, मतलब फूड चेन को मिला रहा है, तो सिंपली आंसर कहाँ जा रहा है, फूड वेब की तरफ। ट्रॉफिक लेवल उस लेवल को कहते हैं एनवायरनमेंट में या इकोसिस्टम में जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म फीड कर रहा हो। फॉर एग्जांपल सिंपल प्लांट्स हैं तो हम उनको प्रोड्यूसर के लेवल पे ले आते हैं, या उससे नेक्स्ट हम लोग हर्बीवोर या कार्निवोर के लेवल पे ले जाते हैं। एनर्जी पिरामिड्स हम लोग ड्रा करते हैं कि लेवल्स या नंबर या क्वांटिटी कितनी हो सकती है किसी ख़ास तरह के ऑर्गेनिज्म की, फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर की या कार्निवोर की कितनी होगी, उसको हम लोग कहते हैं पिरामिड्स। और फूड चेन को भी हम लोग देख चुके हैं कि सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो है बीटा ऑप्शन, फूड वेब। ए रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन विच ऑल पार्टनर्स गेट बेनिफिट इज कॉल्ड। तो स्टूडेंट्स अगर तो म्यूचुअलिज्म दिया हुआ हो आंसर में तो आप म्यूचुअलिज्म को ही प्रेफर करेंगे, लेकिन यहाँ पे म्यूचुअलिज्म नहीं दिया गया तो ऑप्शन क्या बन रहा है, सिम्बायोसिस, जिसमें तमाम ऑर्गेनिजम्स को क्या होता है, बेनिफिट्स। और सिम्बायोसिस की ही आगे हम लोग टाइप्स ले जाते हैं, कमेंसलिज्म और म्यूचुअलिज्म। क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअलिज्म गिवन नहीं है इसलिए हम लोग करेक्ट ऑप्शन क्या कंसीडर करेंगे, सिम्बायोसिस। क्वेश्चन 168, बैक्टीरिया एंड फंजाई आर एग्जांपल्स ऑफ। तो स्टूडेंट्स बैक्टीरिया और फंजाई का जो ट्रॉफिक लेवल होता है फूड चेन में वो हम लोग कहते हैं डिकम्पोजर्स का लेवल है, कि ये क्या करते हैं, डिकम्पोज करवा रहे होते हैं ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, और वहाँ से क्या करते हैं, अपने लिए फूड एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। द काज ऑफ एसिड रेन इज़। तो स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि एसिड रेन 2 तरह के ऑक्साइड्स की वजह से होती है, नाइट्रोजन और सल्फ़र। नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड की फार्मेशन होती है, और सल्फ़र की वजह से सल्फ्यूरिक एसिड की फार्मेशन हो रही होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो है बीटा ऑप्शन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फ़र। क्वेश्चन 170 है, व्हेन द प्रेजेंस ऑफ ए जीन एट वन लोकस suppresses the effect of a gene at
another locus, the phenomena is called. तो ऐसे हालात जहाँ पे एक जीन जो कि एक डिफरेंट लोकस पे मौजूद है वो दूसरे लोकस पे मौजूद जीन के इफ़ेक्ट को सरपास कर रहा हो, मतलब उसको या तो इफ़ेक्ट होने से रोक रहा है या उसको क्या कर रहा है, इफ़ेक्ट होने ही नहीं दे रहा। तो इस तरह के जो रिलेशनशिप है इसको हम लोग कहते हैं एपिस्टेसिस, और ये डोमिनेंस रिलेशनशिप की ही टाइप है। डोमिनेंस के 4 केसेस हम लोग देखते हैं। सिंपल डोमिनेंस, जिसमें एक ही लोकस पे मौजूद 2 तरह के जीन्स में रिलेशनशिप हो, उसको कहते हैं सिंपल डोमिनेंस। और अगर वही रिलेशनशिप यूं हो कि दोनों जीन्स एक्सप्रेस कर रहे हो तो हम उसको कहते हैं कोडोमिनेंस। और अगर ऐसा हो कि 2 जीन्स जो कि एक लोकस पे भी ना हो बल्कि उनका लोकस क्या हो, डिफरेंट हो, फिर भी वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हो, हाइड कर रहे हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिस्टेसिस। और जहाँ पे एक जीन के मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, पीलियोट्रॉपी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो है चार्ली ऑप्शन, एपिस्टेसिस। ये भी रिपीटिंग एमसीक्यूज है फ्रॉम पास्ट पेपर 2011। द जीन फॉर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं आई का, और ये मल्टीपल जीन की एग्जांपल है। क्वेश्चन 172, व्हेन ए सिंगल जीन इफेक्ट्स 2 और मोर ट्रेट्स द फिनोमिना इज कॉल्ड। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग ऊपर देख चुके हैं कि जब एक जीन एक से ज़्यादा तरह के जो इफ़ेक्ट्स या ट्रेट्स को कंट्रोल करे उसको हम लोग कहते हैं प्लियोट्रॉपी। तो प्लियोट्रॉपी की एग्जांपल हम लोग ले रहे होते हैं कि कैट्स के अंदर जो जीन्स फर के कलर को कंट्रोल करते हैं वही हेयरिंग के प्रोसेस को भी कंट्रोल करते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं जो वाइट कैट होती है वो ऑलमोस्ट क्या होती है, डीफ होती है, उसको सुनाई नहीं दे रहा होता, क्योंकि जो पिगमेंट्स प्रोड्यूस करने वाले जीन होते हैं वही हेयरिंग से भी क्या करते हैं, लिंक करते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो है बीटा ऑप्शन, प्लियोट्रॉपी। उसके बाद है क्वेश्चन 173, द कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स शोज डेवलपमेंट ऑफ। तो वर्टिब्रेट्स की कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी जाहिर करती है कि वर्टिब्रेट्स में एक टाइम पे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट जब हो रही होती है उनके अंदर गिल पोचेस मौजूद होती हैं जो कि फ्यूचर में जाके बना रही होती हैं यूस्टेचियन ट्यूब इन ह्यूमन बीइंग। तो लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि वर्टिब्रेट्स की जो एवोल्यूशन हुई वो फिशिस से हुई, फिशिस से आगे जो हैं वो रेप्टाइल्स, फिर रेप्टाइल से आगे बर्ड्स और मैमल की फॉर्मेशन हुई। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर एक लेवल पे गिल पोचेस मौजूद होती हैं। वो गिल पोचेस फिर हर तरह की क्लास के अंदर डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स में डेवलप हो जाती हैं, लेकिन एम्ब्रियोलॉजी के लेवल पे ये गिल पोचेस क्या होती हैं, मौजूद होती हैं तमाम वर्टिब्रेट्स के अंदर। क्वेश्चन 174, इन मैन सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ। तो हम लोग जानते हैं कि हेट्रोगमेटिक जो ऑर्गेनिज्म होगा वो डिसाइड करेगा कि जो अपकमिंग जनरेशन है उसके अंदर सेक्स क्या होगा, मेल या फीमेल। तो ये डिसाइड करता है हेट्रोगमेटिक ऑर्गेनिज्म। और हम लोग ये भी जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग के केस में जो मेल्स होते हैं ये क्या होते हैं, हेट्रोगमेटिक, मतलब ये 2 तरह के गमीट्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे, एक्स कंटेनिंग और वाई कंटेनिंग। अगर एक्स कंटेनिंग स्पर्म जाके फ्यूज़ करेगा एग को तो रिजल्टिंग जो ऑफस्प्रिंग होगा उसका जो सेक्स होगा वो होगा फीमेल। अगर वाई कंटेनिंग स्पर्म जाके फर्टिलाइज कर रहा है एग को तो रिजल्टिंग जो ऑफस्प्रिंग होगा उसका सेक्स क्या होगा, मेल। क्वेश्चन 175, पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द सेम हैबिटाट फॉर्म ए। तो स्टूडेंट्स आप लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जब बहुत सारी पॉपुलेशंस एक ही जगह पर इकट्ठी रहें तो उनको हम लोग कहते हैं कम्युनिटी। और अगर एक ही स्पीशी के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक जगह पे रह रहे हो तो उनको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। क्वेश्चन 176, द पार्ट ऑफ बॉडी विच फॉर्म ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट एंड इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टिश्यू इज कॉल्ड। तो हम लोग जानते हैं कि सिंपल जो सब एटॉमिक पार्टिकल के बाद हम लोग कहते हैं कि जो ऑर्गेनेली लेवल और फिर मॉलिक्यूलर, उसके बाद ऑर्गेनेली, फिर सेल और फिर टिश्यू, और टिश्यूज़ कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, आर्गन, और आर्गन मिलकर आर्गन सिस्टम,
और ऑर्गन सिस्टम से एक होल ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो टिश्यूज़ के मिलने से जो हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर बन रहा है सिंपली वो क्या है, ऑर्गन। यहाँ पे कंफ्यूज होने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा अल्फा, ऑर्गन। क्वेश्चन 177, ए मेथड इन विच पेस्ट्स आर डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग सेम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नेचुरल एनिमीज इज कॉल्ड। तो ऐसा मेथड जिसमें हम लोग नेचुरल एनिमीज़ को यूज़ करें, तो उसको यूज़ करते हुए अगर हम लोग पेस्ट को कंट्रोल करें तो वो मेथड क्या कहलाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड ही ऐसा मेथड है जिसमें एक तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल किया जाता है बाय यूजिंग अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है इसका बेनिफिट ये होता है कि पेस्टिसाइड से जो केमिकल्स होते हैं वो हवा के अंदर डिफ्यूज़ हो जाते हैं और एयर को पोल्यूट कर देते हैं, और इसी तरह से पेस्टिसाइड के साथ जो हार्मफुल पेस्ट हैं उनके साथ यूज़फुल पेस्ट भी क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। इसलिए बायोलॉजिकल कंट्रोल एक ज़्यादा इफेक्टिव वे है एज़ कम्पेयर टू पेस्टिसाइड्स। क्वेश्चन 178, केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स आर। तो हम लोग ये जानते हैं कि बैक्टीरिया क्या करती हैं, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं जो दूसरी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, या उनकी ग्रोथ को क्या कर देते हैं, रिटार्ड कर देते हैं। तो ऐसे केमिकल्स को हम लोग नाम देते हैं एंटीबायोटिक्स। क्वेश्चन 179 है, प्लास्टिड्स आर फाउंड इन द, प्लास्टिड्स आर ओनली फाउंड इन द। तो प्लास्टिड्स हैं जो करेक्टरिस्टिक्स वो हैं प्लांट सेल्स की। तो प्लास्टिड्स डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज प्लांट सेल के अंदर मौजूद होती हैं, जिनको फर्दर हम लोग क्लोरोप्लास्ट, क्रोमो और ल्यूकोप्लास्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। तो प्लास्टिड का होना निशानी है प्लांट सेल की। तो प्लास्टिड्स पाए जाएंगे सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में, और तमाम जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर भी, और ये एब्सेंट होंगे हेट्रोट्रॉफिक एनिमल्स के अंदर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ केमिकली कंपोज्ड ऑफ। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन केमिकली यहाँ पे दो मेजर कंपोनेंट का जिक्र किया गया है, और वो हैं लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। और लिपिड में भी अगर देखें तो फास्फोलिपिड। इसके अलावा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रोल और अदर कंपाउंड भी मौजूद होते हैं, लेकिन जो मेजर क्वांटिटी होती है वो फास्फोलिपिड और प्रोटीन्स की ही होती है। क्वेश्चन 181, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन ए सिस्टम ऑफ लेटेंट मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स विच आर नेम्ड एज। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सैक्स होती हैं उनको हम लोग कहते हैं सिस्टर्नी। और याद रखना है क्रिस्टी जो फोल्ड्स मौजूद थे इनर मेम्ब्रेन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के केस में, उसको कहा था क्रिस्टी। तो स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफनली कंफ्यूज कर देते हैं सिस्टर्नी को क्रिस्टी के साथ, ऐसा आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना। क्वेश्चन 182, लिपिड सिंथेसिस या मेटाबॉलिज्म टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली। तो लिपिड की मेटाबॉलिज्म हम लोग जानते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये काम होता है कि ये क्या करता है, लिपिड की मेटाबॉलिज्म और लिपिड की सिंथेसिस का काम कर रहा होता है, SER। क्वेश्चन 183, राइबोसोम एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स आइदर अटैच्ड विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर फ्रीली डिस्पर्स्ड इन द। या तो राइबोसोम RER के साथ अटैच्ड होंगे या फ्रीली डिस्पर्स होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। और ये भी याद रखना है कि जो RER के ऊपर राइबोसोम मौजूद हैं वो जो प्रोटीन बनाएंगे वो सेल से बाहर जाएगी, बाहर ट्रांसपोर्ट होगी, बाहर यूज़ होगी। और जो साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम मौजूद हैं वो जो प्रोटीन बनाएंगे वो प्रोटीन सेल के अंदर ही यूज़ होगी। फॉर एग्जांपल जो न्यूक्लियस के अंदर हम लोग देखते हैं राइबोसोम की फॉर्मेशन, तो प्रोटीन और जो राइबोसोमल RNA से के मिलने से राइबोसोम बनते हैं। तो वो जो प्रोटीन आती है वो बेसिकली इन्हीं राइबोसोम से आती है जो कि फ्रीली डिस्पर्स्ड होते हैं सेल के अंदर। क्वेश्चन 184, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड सेग्रीगेशन। हम लोग कहते हैं कि गमीट्स का अलग अलग हो जाना, और इंडिपेंडेंट असार्टमेंट मतलब दो जो अलील्स हैं उनका इंडिपेंडेंटली असार्ट होना गमीट्स के अंदर, इस प्रोसेस को कहते हैं इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। और चार्ली ऑप्शन है क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर ही वो प्रोसेस है जिसके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स अपने सेगमेंट्स को क्या करते हैं, एक्सचेंज कर रहे होते हैं। डेल्टा ऑप्शन है म्यूटेशन। म्यूटेशन बेसिकली
कोई भी अबनॉर्मलिटी आ जाना नॉर्मल जेनेटिक मेकअप के अंदर, उसको हम लोग कहते हैं म्यूटेशन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो है डेल्टा ऑप्शन, म्यूटेशन। और जो 183 का करेक्ट ऑप्शन बन रहा था वो था साइटोप्लाज्म। आर के ऊपर या साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली डिस्पर्स्ड होंगे राइबोसोम्स। क्वेश्चन 185, इफ़ ए पर्सन हैज़ 44 ऑटोसोम्स प्लस XXY ही विल सफ़र फ्राम। तो हम लोग यही तो नाम देते हैं कि जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के अंदर पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है। यहाँ पे 3XY भी हो सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम ऑलवेज प्रेजेंट होगा। और सेक्स क्या होगा, मेल, अपीयरेंस क्या होगी मेल लाइक, और हाइट क्या होगी थोड़ी टाल होगी। और ये कंडीशंस कुछ हम लोगों ने देखी थी क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की। और डाउन सिंड्रोम में देखें तो वहाँ पे क्या हम देखने को मिलता है, ट्राइसोमी 21, और वो किसके केस में होता है, ऑटोसोम के केस में। और यहाँ पे एक और भी केस आता है टर्नर सिंड्रोम का, यहाँ पे 1 मिसिंग एक्स क्रोमोसोम होगा, मतलब एक सिंगल एक्स आप लोगों को मिलेगा, एक एक्स क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। लेकिन क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के अंदर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम मौजूद है जिसको हम लोग कह रहे हैं XXY। क्वेश्चन 186, द राइबोसोमल RNA इज सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड इन। राइबोसोमल RNA को बनाया और स्टोर किया जा रहा होता है इन द न्यूक्लियोलस पोर्शन ऑफ सेल। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बन रहा है न्यूक्लियोलस, बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन 187, in which stage of interphase there is increase in cell size and many biochemicals are formed। तो कौन सी वो फेज़ है जिसके अंदर सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा होगा और तमाम एसेंशियल जो बायोकेमिकल्स हैं वो बन रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स G1 फेज़ के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं इनकी डुप्लीकेशन वगैरह होना शुरू हो जाती है, इसलिए सेल का साइज़ क्या होता है वो अपेरेंटली इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। और जो बायोकेमिकल्स हैं जो आगे यूज़ होने हैं S फेज़ या G2 फेज़ के अंदर, या जो कैनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स हैं उनकी मूवमेंट के लिए जो प्रोटीन वगैरह हैं, तो वहाँ पे जो केमिकल यूज़ होने हैं तो वो भी G1 फेज़ के अंदर ही तैयार किए जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है G1 फेज़। क्वेश्चन 188, इन डाउन सिंड्रोम विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्रोमोसोम फेल्स टू सेग्रीगेट। तो हम लोग कहते हैं ट्राइसोमी 21, तो क्रोमोसोम नंबर 21 के अंदर क्या आ जाएगी, अबनॉर्मलिटी आ जाएगी। चार्ली ऑप्शन करेक्ट वन। क्वेश्चन 189, कार्बोहाइड्रेट आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच कंटेन 3 एलिमेंट्स। तो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग कहते हैं CHO, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो ये 3 तरह के कंपाउंड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं मिलने से क्या बन रहे होंगे, कार्बोहाइड्रेट के कंपाउंड्स बन रहे होंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो है डेल्टा ऑप्शन, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद है क्वेश्चन 190, विच वन आर द इंटरमीडिएट्स इन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस बोथ। तो कौन सा गिवन कंपाउंड है जो दोनों के अंदर बाय प्रोडक्ट के तौर पर मौजूद है। तो ग्लिसरैल्डिहाइड्स एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। जब हम लोग ग्लाइकोलाइसिस में स्प्लिट करते हैं ग्लूकोज को, और ग्लूकोज से हम लोग 6 कार्बन वाले कंपाउंड से 2-3 कार्बन वाले कंपाउंड बनाते हैं, तो उनमें से एक ग्लिसरैल्डिहाइड बनेगा, दूसरा बनेगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। लेकिन यहाँ पे क्या है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो पूछा हमसे ये गया है कि इंटरमीडिएट्स कौन सी हैं रेस्पिरेशन और जो फोटोसिंथेसिस है उस केस में। तो करेक्ट आंसर हमारे पास बन रहा है बीटा ऑप्शन, ग्लिसरैल्डिहाइड्स एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। उसके बाद है क्वेश्चन 191, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड आप लोग जानते हैं कि CN लिंकेज को कहते हैं हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड। CN लिंकेज हमें देखने को मिलती है इन केस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 192, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो अनसैचुरेटेड का पूछा गया है आप लोगों से। एस्टिक एसिड ऑलरेडी सैचुरेटेड, ब्यूटारिक एसिड रूम टेम्परेचर पे ही सैचुरेट हो जाता है क्योंकि एनिमल से ड्राइव किया जाता है इसको। उसके बाद है ओलिक एसिड। तो ओलिक एसिड में कार्बन होते हैं टोटल 18, लेकिन कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड, और इसलिए वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाती है, किंक, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड
कि ये अभी सैचुरेट नहीं हुआ, मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन वगैरह की एडिशन नहीं की गई। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन ऑफ द बेस पेयर इज एबसेंट इन डीएनए। तो हम लोग जानते हैं कि डीएनए के अंदर यूरासिल बेस मौजूद नहीं होती, इसलिए ए यू जो सीरीज़ है ये आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी इन केस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हुआ चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन 194, द टाइप ऑफ इनहिबिशन इन विच इनहिबिटर हैज़ नो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी टू द सबस्ट्रेट एंड कंबाइंस विद एंजाइम एट अदर साइड देन एक्टिव साइट इज़। तो यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर ही वो क्लू दे रहा है आंसर का कि एक्टिव साइट के अलावा कहीं पे जाके अटैक करता है। इसका मतलब है कि ये क्या होगा, नॉन कम्पिटिटिव या रिवर्सिबल इनहिबिटर ये क्या होगा, प्रूव होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 194 तक हम लोगों ने आज इसको डिस्कस करना था, नेक्स्ट 30 MCQs को। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज़ आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो आप लोग इस सीरीज़ से ख़ुद भी फ़ायदा उठाएं और अपने दोस्तों तक भी इसको पहुँचाएँ, क्योंकि शॉर्ट टाइम में अच्छी प्रिपरेशन के लिए जो पास्ट पेपर की डिस्कशन है ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रूव होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग रिमेनिंग MCQs डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर जो हमारा पास्ट पेपर है 2012 का। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो क्या होगी, हेल्पफुल साबित होगी। थैंक यू।